ड्रामा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मेल लीड फू जिंगचेंग और फीमेल लीड जियांग युमान को। मेल लीड फू जिंगचेंग उसे किस करता है तो फीमेल लीड जियांग युमान उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जिससे वह पूछता है मैंने पहले ही डॉक्टर से इस बारे में बात कर ली है। फिर वह जियांग युमान को किस करता है। हमें और एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग युमान ने भिखारी जैसे कपड़े पहने हुए थे और वह काफी बुरी हालत में थी। जियांग युमान फू जिंगचेंग से बोल रही थी कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, तुम तो पहले से बहुत बदल गए, हम फिर से शादी कर लेंगे। फू जिंगचेंग उससे बोलता है तुम ऐसी हो गई, इस बारे में मुझे नहीं पता था, और वह जियांग युमान को धक्का देता है, ये तुम्हारा कर्मा है। वहाँ पर सेकंड फीमेल लीड याओ शिमिंग आती है। वह कहती है तुम फू जिंगचेंग की एक्स वाइफ होना, तुमने जिंगचेंग के साथ अच्छा नहीं किया और देश के साथ भी नहीं किया, तुमने अपने बच्चे को अबॉर्ट कर दिया जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं था। उसी टाइम जियांग युमान बोलती है इसकी माँ काफी गुस्से में थी और पिताजी भी अच्छे नहीं थे। उसी टाइम याओ शिमिंग बोलती है तुम किस राइट से इससे दोबारा शादी करने को बोल रही हो याओ शिमिंग। जियांग युमान से बोलती है गांव में जब हम थे मैंने और फूजिंग चेंग ने पहले ही शादी कर ली है। ये सब सुनकर जियांग युमान हंसती है और बोलती है ठीक है, मैंने जुए में 30,000 युआन लगाए थे पर मैं हार गई, तुमसे मुझे 10,000 युआन चाहिए, क्या तुम मुझे इतना भी नहीं दे सकते। वह फू जिंग चेंग से रिक्वेस्ट करती है। याओ शिमिंग बोलती है एक तो तुमने जुए में पैसे खर्च कर दिए और हमसे आकर पैसे मांग रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। फू जिंग चेंग उसे खुद से दूर करके वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर कुछ लोग आकर जियांग युमान से पैसे मांगते हैं पर वह कहती है कि उसके पास अभी पैसे नहीं है और भागने लगती है। वह लोग भी उसके पीछे भागते हैं। भागते हुए जियांग युमान एक कार के आगे आ जाती है जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह वहीं पर दम तोड़ देती है। जियांग युमान खून से लथपथ वहीं पर ही रहती है। इस कहानी को हमारी फीमेल लीड जो रियल वर्ल्ड में होती है पर रही थी और बाद में खुश होती है, वह कहती है कि इसके साथ अच्छा हुआ। ये पहले तो मेल प्रोटैगनिस्ट को शादी के लिए खुद ही ब्लैकमेल करती है और उनके घर से सारा सामान लेकर चली जाती है, अपने आने वाले बच्चे को अबॉर्ट कर देती है और मेल लीड को डिवोर्स दे देती है। पर आखिर में 2 साल बाद मेल लीड शाइन करता है और उसे अपनी असली पोजीशन मिलती है। आखिर में जियांग युमान ये डिजर्व करती थी। फिर उसे प्यास लगती है, वह जग के पास पानी लेने जा ही रही थी कि जमीन पर उसका पैर फिसल जाता है और उसका सिर टेबल से टकराने की वजह से वह बेहोश हो जाती है। उसी समय सब कुछ हिलने लगता है और वह किताब खुल जाती है जो वह पढ़ रही थी। वह उस किताब के अंदर चली जाती है। टाइमलाइन उसी के हिसाब से बदल जाता है। जब वह उठती है तो देखती है उसके आसपास सब कुछ बदल गया था। कैलेंडर में 1976 चल रहा था जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है। वहाँ पर एक हैंडसम लड़का खड़ा हुआ था जिसे जियांग युमान देखकर बोलती है ये कितना हैंडसम है, किसी मेल सेलिब्रिटी की तरफ। वह असल में फू जिंगचेंग होता है। फू जिंगचेंग उससे बोलता है जियांग युमान क्या तुमने अपना मन बना लिया है, अगर ऐसा है तो हम लोग डिवोर्स के लिए फाइल करने चलेंगे। जियांग युमान फिर से चारों ओर देखकर बोलती है इसका मतलब मैं उस बुक के अंदर आ गई, अब मेरा क्या होगा। वह जियांग युमान इसे डिवोर्स दे रही है, इसका मतलब यह लोग अभी गांव जाएंगे। वह अपना बच्चा भी अबॉर्ट करवा देती है और जिसके पास जाती है वह घटिया इंसान उसे चीट कर देता है और उसकी लाइफ इतनी ट्रेजेडी से खत्म होती है। वह फिर सोचती है नहीं, मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। जियांग युमान फू जिंग चेंग के पास आकर उसे हस्बैंड बुलाती है। वह कहती है मैं तो उस समय मजाक कर रही थी, तुमने तो इस बात को सीरियसली ले लिया। फू जिंग चेंग उसका हाथ झटक कर बोलता है मैं तुम्हारी बातों से पहले ही अग्री कर रहा हूँ, तुम्हें मुझे टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जियांग युमान बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। फू जिंग चेंग उसे देखकर बोलता है एक डैड के तौर पर आखिरी बार क्या मैं बेबी को टच कर सकता हूँ। जियांग युमान बोलती है ये लाइन सुनी सुनी क्यों लग रही है। फिर उसे याद आता है बुक में फू जिंग चेंग ने जियांग युमान से एक बार ऐसे ही पूछा था कि क्या वह बेबी को टच कर सकता है, जिससे जियांग युमान ने उसे मना कर दिया था। पुरानी जियांग युमान फू जिंग चेंग से बोलती है आखिर तुम होते कौन हो बेबी को टच करने वाले, तुम उसके डैड बनने के भी क्वालिफाइड नहीं हो। तुम अगर उसे टच करोगे तो उसे पैदा होने से पहले ही लो क्लास में रखना चाहते हो क्या। प्रेजेंट में रियल वर्ल्ड की जियांग युमान ये सोचकर बोलती है। ये सब सुनकर फू जिंग चेंग को काफी बुरा लगा। बाद में पुरानी जियांग युमान की बातों से फू जिंग चेंग के माँ पिताजी को हार्ट अटैक आया था। रियल वर्ल्ड की जियांग युमान बोलती है मैं अपने साथ वह कुछ होने नहीं दूंगी। वह फू जिंग चेंग का हाथ लेकर बेबी को टच करवाती है जिससे फू जिंग चेंग भी थोड़ा हैरान हो गया था। जियांग युमान कहती है पहले मुझे कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा था पर अब मुझे सब क्लियर है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, यह हमारा ही बेबी है, मैं इसके साथ कुछ नहीं होने दूंगी। फिर जियांग युमान बोलती है मुझे भूख लगी है। उनकी माँ उन्हें खाने को बुलाती है। वह लोग वहाँ पर चले जाते हैं। जियांग युमान और फू जिंग चेंग जाकर टेबल पर बैठते हैं। फू जिंग चेंग के पिताजी पहले से ही वहाँ पर बैठे हुए थे। जब फू जिंग चेंग की माँ आती है और जियांग युमान को वहाँ पर देखती है तो थोड़ी हैरान होती है पर वह कुछ नहीं कहती और सर्व करती है। फू जिंग चेंग की बहन फान हाइताओ वहाँ पर आती है। फान
फान हाइताओ जियांग युमान को वहां पर देखकर बोलती है, तुम तो हंगर स्ट्राइक पर थी ना। पर जियांग युमान उसे कुछ नहीं बोलती है। जब फू जिंग चेंग की माँ उसे प्लेट देती है, जियांग युमान उन्हें थैंक यू मॉम बोलती है, जिससे सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। फान हाइताओ बोलती है, ये फिर से कुछ नया प्लान कर रही है, कुछ न कुछ फिर से करेगी। पहले से ही यह हमारे साथ खुश नहीं है। जियांग युमान यह सुनकर हंस देती है, पर कुछ नहीं बोलती। वह सोचती है, ओरिजिनल जियांग युमान ने इनके साथ इतना बुरा किया है कि यह लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। अब क्या ही करूं मैं। फान हाइताओ फिर से बोलती है, पहले ही धमकी देकर मेरे भाई से शादी कर ली, अब खुद के मन का ही कर रही है। खुद के अजन्मे बच्चे को अबॉर्ट कर रही है। ऐसा कोई कैसे हो सकता है? कितनी बेशर्म हो तुम। यह सब सुनकर उनके पिताजी उसे चुप रहने को बोलते हैं। जियांग युमान बोलती है, मैं आप लोगों की बात समझ रही हूँ। सब लोग चुप थे। जियांग युमान फिर से उठकर बोलती है, मॉम, पिताजी, सिस्टर, मुझे पता लग गया है कि मैंने इससे पहले जो कुछ भी आप लोगों के साथ किया वह गलत था। पहले मैं नासमझ थी, पर अब मैं जान चुकी हूँ कि क्या सही है। जैसे कि फान हाइताओ ने कहा, एक बाघ भी अपने कब को प्रोटेक्ट करता है। मैं इस बेबी को इस दुनिया में आने दूंगी। मैं इसे रखना चाहती हूँ। ये सुनकर उनकी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ पहले हैरान हो जाते हैं, फिर खुश हो जाते हैं। उनके फादर इन लॉ बोलते हैं, तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। हम लोग तुम्हारे इस डिसीजन में तुम्हारे साथ हैं। फिर फू जिंग चेंग के पिताजी अपनी पत्नी को कुछ लाने के लिए भेज देते हैं। जियांग युमान के लिए उनकी मदर इन लॉ एक बॉक्स लाती है। जब वह उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें पैसे होते हैं। उनके फादर इन लॉ उससे बोलते हैं, ये ज्यादा पैसे तो नहीं है, पर इससे कम आने वाले बेबी के लिए रखना, उसकी देखभाल में काम आएगा। फान हाइताओ ये देखकर उनके माँ पिताजी से बोलती है, आप लोग फिर से इसकी बातों में आ गए। आप लोगों को यह झूठ बोल रही है। अगर ये आप लोग इसे दे देंगे और कल को यह सारे पैसे लेकर भाग गई तो क्या होगा? हमारा क्या होगा? इसे पहले कसम खाने को बोलिए। जियांग युमान उसकी बात सुनकर बोलती है, कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ गांव जाऊंगी। मुझे आप लोगों के साथ रहना है। यह सुनकर उनके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ खुश होते हैं, पर फू जिंग चेंग उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले जाता है। फू जिंग चेंग कहता है, ये तुम क्या बोल रही थी सबके सामने? तुम जो शॉपिंग के बारे में, खुद के बारे में सोचती रहती हो, वह गांव जाएगी, तुम वहां पर नहीं रह सकती। वहां पर बहुत काम होता है और तुम्हें वह जगह सूट भी नहीं करेगी। जियांग युमान फू जिंग चेंग को बोलती है, मैं यहाँ अकेली रहकर क्या करूंगी? अगर तुम सब लोग चले गए तो इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मुझे पता है कि वह जगह मुझे सूट नहीं करेगी, थोड़ा मुश्किल होगा मेरा वहाँ एडजस्ट करना, पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। जियांग युमान फू जिंग चेंग से रिक्वेस्ट करती है उसे ले जाने के लिए, जिससे वह हामी भरता है। कमरे से बाहर निकलकर वह दोनों टेबल पर आते हैं। फू जिंग चेंग अपने माँ पिताजी को बताता है कि जियांग युमान भी उनके साथ जाएगी, जिससे उनके माँ पिताजी काफी खुश होते हैं। रात को जियांग युमान उस पैसे वाले बॉक्स को देखकर बोल रही थी, इसके सारे पैसे ठीक से इस्तेमाल करने होंगे, जिससे हमारे परिवार वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो। फू जिंग चेंग ये सुनकर बोलता है, कम से कम ये परिवार के बारे में तो सोचती है। जियांग युमान एक सर्टिफिकेट देखकर सोचती है, ये ओरिजिनल ओनर के माँ का सर्टिफिकेट है। उनकी डेथ उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते वक्त हुई थी और वहाँ से एक पेंडेंट जैसा गिरता है, जिससे उसके हाथों में चोट लगती है और खून निकलता है। फू जिंग चेंग यह देखकर बोलता है, तुम यहीं पर रुको, मैं दवाई लेकर आता हूँ। वह फिर उस ब्रेसलेट को पहनती है तो एक अलग ही स्पेस में चली जाती है। पहले तो वह कंफ्यूज हो जाती है, ये कहाँ आ गई हूँ मैं, उसके साथ क्या हो रहा है। बाद में उसे रियलाइज होता है कि वह एक टाइमलाइन में आ गई है। फिर वह वापस चलने को बोलती है तो घर में आ जाती है। तभी वह कहती है, अब मेरे पास पैसा और स्पेस दोनों की पावर है, अब से मैं अपने मन का कर सकती हूँ। ये सोचकर हंस रही होती है। वहाँ पर दवाई लेकर फू जिंग चेंग आता है और जियांग युमान को दवाई लगाता है। जियांग युमान एक पल के लिए बस उसे ही देखे जा रही थी। जियांग युमान सोचती है, मेरा एक बेबी होगा और इतना हैंडसम हस्बैंड है, मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी होने वाली है। जियांग युमान फू जिंग चेंग से पूछती है, कल ट्रेन कितने बजे आने वाली है? वह कहता है, दोपहर के लगभग 3 बजे तक। जियांग युमान सोचती है, इसका मतलब शॉपिंग करने के लिए मुझे टाइम मिल जाएगा। वह फू जिंग चेंग से बोलती है, कल मुझे कुछ काम है तो तुम लोग मेरा स्टेशन पर ही वेट करना, मैं डायरेक्ट वहाँ पर आ जाऊंगी। वह हामी भरता है। सुबह उठकर फू जिंग चेंग देखता है कि जियांग युमान पहले से ही वहाँ से जा चुकी थी। घर के सारे लोग रेडी होते हैं। जब वह लोग निकल रहे थे, फू जिंग चेंग को उसकी माँ पूछती है, जियांग युमान कहाँ पर है? वह कहता है, उसे कुछ काम था तो वह हमें डायरेक्ट स्टेशन पर मिलेगी। उसके माँ पिताजी कुछ नहीं बोलते। फान हाइताओ बोलती है, स्टेशन पर मिलेगी? उसने आप लोगों से झूठ कहा। जियांग युमान पहले से ही गांव कभी जाना ही नहीं चाहती थी। वह तो आप लोग उसकी बातों में आकर उसे पैसे दे दिए, अब वह पैसे लेकर भाग गई। उसके माँ पिताजी उसे चुप रहने को बोलते हैं। जाने से पहले फू जिंग चेंग एक बार रुककर घर को देखता है। उसके पिताजी उसे चलने को बोलते हैं और वह लोग चले जाते हैं। दूसरी तरफ जियांग युमान बाजार आती है। जियांग युमान कहती है, ये वही बाजार है, अभी यहाँ से सब कुछ खरीद लेती हूँ ताकि गांव जाकर मुझे कोई दिक्कत ना हो। वह एक मीट की दुकान पर जाकर सब खरीद लेती है। फिर इसी तरह चावल, कपड़े, फेस क्रीम, खाने के साथ साथ सारे जरूरी सामान खरीदकर अपने अलग अंदाज से उन्हें पे करती है।
सारे सेलर खुश हो जाते हैं। सारा सामान लेकर वह उसी स्पेस में रख देती है। वह कहती है, यहाँ पर यह सब सेफ है। अगर मुझे किसी की भी जरूरत पड़ी तो मैं यहाँ से ले लूंगी। फिर उसे याद आता है कि ट्रेन निकलने का समय हो गया है। उधर फू जिंग चेंग और उसकी फैमिली वेट कर रही थी। वहाँ पर खरा ऑफिसर बोलता है कि ट्रेन निकलने का समय हो चुका है। वह लोग एक बार पीछे देखते हैं। फान हाइताओ बोलती है, मैंने कहा था ना आप लोगों को कि वह झूठ बोल रही थी, पर आप लोगों ने बात नहीं सुनी। देख लिया, वह हमारे पैसे लेकर भाग गई। उसके माँ पिताजी कुछ नहीं बोलते। उनकी आंखों में बस थोड़ी सी मायूसी थी। फूजिंग चेंग सोचता है, तो क्या वह सब झूठ था? उसने ऐसा नाटक क्यों किया? फिर ऑफिसर एक बार और बोलता है, ट्रेन के जाने का वक्त हो चुका है। सब लोग जाने वाले होते हैं कि जियांग युमान पीछे से बुलाती है उसका इंतजार करने के लिए। जियांग युमान वहां पर पहुंचती है और बोलती है, मैं ठीक टाइम से तो पहुंची ना। वह ट्रेन में चढ़ती है तो सब उसे देख रहे थे। जियांग युमान कहती है, जल्दी कीजिए वरना ट्रेन निकल जाएगी। सब लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे किसी ने आकर उनकी मायूसी दूर करके उन्हें गलत साबित कर दिया हो। सब काफी खुश थे। फूजिंग चेंग अपने माँ पिताजी को उनकी सीट दिखाता है और जियांग युमान फान हाइताओ अपनी सीट की तरफ जा रही थी। वहां पर एक बच्चा दौड़ते हुए उन्हें धक्का देकर चला जाता है। उसी समय पर जियांग युमान गिरने ही वाली थी कि फूजिंग चेंग आकर उसे पकड़ लेता है। वह उसे ही देखे जा रही थी। फान हाइताओ को भी धक्का लगा था। इसी वजह से वह उस बच्चे को गुस्से से देखती है। उनकी माँ बोलती है, ट्रेन की इस भीड़ में जियांग युमान का अच्छे से ख्याल रखे। वह हामी भरता है। ट्रेन में जियांग युमान को बैठे देख वह सोचती है, क्या यह सच में अच्छी बन गई है जो हमारे साथ आई है? फू जिंग चेंग जियांग युमान से पूछता है, तुम ये खरीदने के लिए बाहर गई थी? जियांग युमान बोलती है, हम गांव जा रहे हैं ना, तो मैंने अपनी स्किन अच्छी रहे इसीलिए फेस क्रीम खरीदने गई थी। फान हाइताओ ये सुनकर बोलती है, ये बिल्कुल वैसी ही है, कुछ नहीं बदला इसमें। वह फू जिंग चेंग को पूछती है, क्या वह ऑरेंज खाएगा? जिससे वह मना करता है। वह फान हाइताओ से भी पूछती है, जिससे वह कहती है, मुझे पसंद नहीं। जियांग युमान खुद खाकर देखती है तो काफी खट्टा होता है और एक फू जिंग चेंग को भी खिला देती है और बोलती है, क्यों, अच्छा है ना? जो काफी खट्टा था उसे खाने के बाद फू जिंग चेंग का मुंह देखकर जियांग युमान और फान हाइताओ दोनों हंसती हैं। ट्रेन के सफर में जियांग युमान सो जाती है। उसका सिर खिड़की से टकराने वाला था कि फू जिंग चेंग उसका सिर अपने कंधे पर रख लेता है और वह उसे देखे ही जा रहा था। वहां पर वही बच्चा चिल्ला रहा था कि उसे भूख लगी है, घर कब आएगा, हम कब उतरेंगे? जिससे जियांग युमान की आंख खुल जाती है। फू जिंग चेंग बोलता है, तुम जाग गई। अचानक से उसके बॉडी में पेन होता है, जिससे फू जिंग चेंग उससे पूछता है, क्या हुआ? जियांग युमान कहती है, ट्रेन में बैठे बैठे उसे बैक पेन हो रहा है। वह कहता है, मुझे दिखाओ क्या हुआ? यह सब देखकर उस बच्चे की माँ बोलती है, इस ट्रेन में हमें क्या क्या देखना पड़ रहा है। अगर लोगों को इतनी ही फिक्र है तो घर पर करें, सबके सामने कुछ भी करते हैं। ये सुनकर जियांग युमान बोलती है, किसी को कुछ सिखाना है तो वह तुम अपने बच्चे को सिखाओ। जब मैं आ रही थी तभी उसके धक्के की वजह से मैं गिरने वाली होती, अभी भी शोर करके मुझे जगा दिया। तुम अपने बच्चे से कुछ कहो। वह लेडी बोलती है, तुम मेरे बच्चे को बीच में क्यों ला रही हो? तुम होती कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाली? वह लेडी उसे हाथ उठाने वाली थी, पर फू जिंग चेंग उसके सामने आकर जियांग युमान को बचा लेता है। जियांग युमान उसे देखकर हंसती है। फान हाइताओ उसका हाथ पकड़कर बोलती है, तुम अपने बेटे को बोलो। जियांग युमान सही बोल रही है, जब से तुम लोग हो परेशान कर रहे हो। वह लेडी बोलती है, आखिर तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकती हो? उस लेडी का हस्बैंड आकर उसे रोकता है और लड़ाई न करके चुप रहने को बोलता है। वह लेडी भी बैठ जाती है। जब वह लोग उतरते हैं, फू जिंग चेंग के पिताजी बोलते हैं, शायद वह लड़का हमें पिक करने आया। वह उस लड़के के पास जाते हैं। फू जिंग चेंग के पिताजी उसे देखकर बोलते हैं, हम फू फैमिली से हैं। वह लड़का उन्हें बोलता है, 2 फैमिली को लेकर जाना है आज। वह लोग सोचते हैं कि दूसरी कौन सी फैमिली होगी। वह वही बच्चे और लेडी की फैमिली थी। वह लोग पूछते हैं, इस कार्ट में सबको कैसे ले जाया जा सकता है? वह कहता है, थोड़ा एडजस्ट करके बैठना पड़ेगा, हम सब चल सकते हैं। वह लोग बैठते हैं। वहां पर पहुंचते हैं तो वह लड़का अपनी बहन को बुलाता है। वह वही सेकंड फीमेल लीड याओ शिमेंग होती है। याओ शिमेंग जब फू जिंग चेंग को देखती है तो सोचती है, ये तो वही है, पहले बहुत मेहनत करता है और 2 साल के अंदर ही बहुत प्रोग्रेस करके वापस सिटी लौट जाता है और काफी अच्छी लाइफ जीता है। वहां पर याओ आंगो इंस्पेक्शन टीम का कमांडो उन्हें वेलकम करता है और वह खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और रूम के बारे में कहते हैं। उनका नाम जानकर वह समझ जाती है, याओ शिमेंग फीमेल लीड है। वह वेल एजुकेटेड और अच्छे घर से है। काम की वजह से याओ शिमेंग और फू जिंग चेंग अक्सर मिलते हैं और इसी वजह से उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और उन्होंने शादी कर ली। पर अब मैं यहाँ हूँ, मेरी एंडिंग अलग होगी। फू जिंग चेंग जियांग युमान को बोलता है, तुम थक गई होगी, चलो आराम करो। वह लोग चले जाते हैं। याओ शिमेंग अपने भाई से पूछती है, फू जिंग चेंग के साथ जो लेडी है वह कौन है? उसका भाई बोलता है, काफी अच्छे लग रहे हैं ना, दोनों कपल हैं। याओ शिमेंग सोचती है, पिछली जिंदगी में फू जिंग चेंग अपने माँ, पिताजी और बहन के साथ आया था। इस बार उसकी प्रेग्नेंट वाइफ क्यों आई? क्या मेरा फेट चेंज हो पाएगा? मुझे उस घटिया आदमी के पास नहीं जाना। घर पर सब लोग कुछ न कुछ काम कर रहे थे। ये देखकर जियांग युमान अपनी मदर इन लॉ के पास चली जाती है। वह कहती है, क्या मैं कुछ हेल्प करूं?
जिससे सारे घर वाले पहले तो चौंक जाते हैं। फिर उनकी मदर इन लॉ बोलती है, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम जाकर आराम करो। फू जिंग चेंग उसे बाहर लेकर चला जाता है और बाहर बैठकर आराम करने को बोलता है। जियांग युमान सोचती है, फैमिली में सभी मुझसे अच्छे से बिहेव करते हैं, मुझे भी इनका ख्याल रखना चाहिए। उनके घर के सामने वही लेडी रह रही होती है जिसने ट्रेन में उसके साथ लड़ाई की थी। वह अपनी माँ को बोल रही थी, सिटी से है इसीलिए कोई काम नहीं करेगी, अपने मन की करेगी यहाँ पर। और वह दोनों इसकी बातें करने लगते हैं। रात को डिनर टेबल पर सब बैठे हुए थे। वह लोग देखते हैं खाने को भी कुछ ज्यादा नहीं है। कुछ देर बाद वही कमांडो आकर उन लोगों को खाने के लिए आटा देते हैं और काम पर आ जाने को बोलते हैं। पर फू जिंग चेंग बोलता है, हम लोग सिर्फ खेत में काम करने के लिए जा सकते हैं, पर मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, वह काम नहीं कर सकती। फू जिंग चेंग एक पैकेट उन्हें लौटा देता है, फिर वह चले जाते हैं। याओ शिमेंग ये सुनकर चिढ़ जाती है। घर में कोई कुछ नहीं बोलता। रात में जियांग युमान सोच रही थी, मैंने अपना सारा सामान तो स्पेस में। वह सोचती है, ये लोग मेरा इतना ख्याल रखते हैं, धूप में काम करने जाएंगे तो उनकी बॉडी को उतना न्यूट्रिएंट्स मिलना भी जरूरी होगा। उसे बैठा हुआ देखकर पूछा कि वह अब तक सोई क्यों नहीं। जियांग युमान कहती है, तुम्हारे साथ तो गांव चली आई, पर तुम लोग सब काम करने जाओगे, तो मैंने सोचा मैं घर पर रहकर तुम लोगों के लिए खाना बनाऊंगी। फू जिंग चेंग पूछता है, तुम्हें खाना बनाना आता है? जिससे वह हाँ कहती है। जियांग युमान कहती है, मैं घर पर खाना बनाकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। फू जिंग चेंग बोलता है, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, और वह सो जाता है। जियांग युमान भी उसके पास जाकर सो जाती है। उठकर वह देखती है बाहर से बहुत आवाज आ रही थी। वह जाकर चेक करती है तो देखती है फू जिंग चेंग के पास बहुत सारी लड़कियां हैं और उसके बारे में पूछती हैं। वह उन्हें बताता है कि वह बीजिंग से आया है। एक लड़की उसी ट्रेन वाली लेडी के पास जाकर उससे पूछती है, आप लोग तो इनके साथ आए थे ना, आपको इसका नाम क्या है, पता है? वह लेडी बोलती है, मुझे नहीं पता इस बारे में। वह लड़की फिर से पूछती है, ये किसके साथ आया है यहाँ पर? वह अपनी वाइफ, माँ, पिताजी और बहन के साथ आया है। वह लड़की बोलती है, अपनी वाइफ के साथ। वही लेडी बोलती है, अपनी सिटी वाली वाइफ को यहाँ लाया है, कोई काम करने नहीं देता। वह लड़की बोलती है, तो उसकी वाइफ काफी प्रिटी होगी। वह लेडी बोलती है, सुंदर होने से क्या होगा, वह बिल्कुल लेजी है, कुछ भी काम नहीं करती। याओ शिमिंग सोच रही थी, पिछली जिंदगी में यह अकेला था, तो इस जिंदगी में इसकी वाइफ इसके साथ कैसे है? पर शायद आगे जाकर किस्मत चेंज हो। फिर कमांडर वहां से आकर सबको काम पर चलने को बोलता है। फिर फू जिंग चेंग उसे बाएं बोलकर जाता है। जियांग युमान बोलती है, मेरा हस्बैंड काफी पॉपुलर हो गया है, पर क्या करें, वह अब सिर्फ मेरा है। फिर वह घर पर जाती है। खेतों में सब लोग अपना काम कर रहे होते हैं। जब फू जिंग चेंग थककर अपनी शर्ट खोलता है, सारी लड़कियां उसे ही देख रही थीं। वह लेडी पूछती है, हमारा काम खत्म हुआ क्या? पर वह इंस्ट्रक्टर मना करती है। घर पर जियांग युमान स्पेस से सारी चीजें लाती है और अच्छा खाना बनाती है। वह कहती है, वह लोग इतना काम करके आएंगे, उन्हें न्यूट्रिशन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। फिर शाम होने के वक्त सब अपने अपने घर जाते हैं। जाते वक्त फान हाइताओ अपनी माँ से बोलती है, मैं काफी थक गई हूँ। उसकी माँ बोलती है, मैं जाकर कुछ बना दूंगी, तुम सब्र रखो। फू जिंग चेंग सोचता है, जियांग युमान ने बोला था तुम लोग खेत में काम करने जाओगे तो मैं कुकिंग करके इंतजार करूंगी। क्या वह सच में फिर सोचता है? ऐसा नहीं हो सकता, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। और वह लोग घर की तरफ चले जाते हैं। उस लेडी को मीट की स्मेल आती है। वह बाकी लोगों को बोलती है, उन्हें भी आती है। वह लोग बोलते हैं, यहाँ पर मीट कौन बनाएगा? शायद ज्यादा सोच रहे हैं हम। फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। जब फू जिंग चेंग और उसकी फैमिली घर आते हैं तो वह लोग देखते हैं जियांग युमान ने काफी कुछ उन लोगों के लिए बनाया हुआ होता है। वह लोग इतने सारे डिशेस अपनी आंखों के सामने देखकर यकीन नहीं कर पा रहे होते हैं। सब बैठे हुए होते हैं। फान हाइताओ एक तक देखे जा रही थी बाउल को, फिर कुछ लेती है और सोचती है, क्या यह जहर होगा? अगर जहर भी होगा तो भी मैं यह खाकर मरना पसंद करूंगी, कहती है और खाने की बहुत तारीफ करती है। फिर सब लोग खाने लगते हैं। जियांग युमान बोलती है, आप लोग सब इतना काम करके आते हो तो मैं आपके लिए घर पर खाना बना दूंगी। उनकी मदर इन लॉ उनकी कुकिंग स्किल की तारीफ करती है। उन सबके सामने जियांग युमान बोलती है, कैसे वह बच्चा उनके घर में घुसकर उनका खाना खा लेता है, इसे साफ साफ चोरी कहते हैं। उसकी माँ बोलती है, वह अभी नासमझ है। फान हाइताओ बोलती है, अपने बच्चे को अपने कंट्रोल में रखो ना, ऐसे किसी के घर में कैसे घुस सकता है? वही दोपहर वाली लड़की देखती है और बोलती है, तो ये है फू जिंग चेंग की वाइफ, काफी सुंदर है। वो उस लड़के की माँ को बोलती है, तुम्हारी ही गलती है। वहाँ पर कमांडो आकर उन लोगों को चुप करता है और बोलता है, हम लोग एक ही जगह रहेंगे, एक ही जगह काम करेंगे, तो फिर लड़ाई झगड़ा करना ठीक नहीं होगा। जियांग युमान सबकी तरफ देखकर बोलती है, आप लोग गाँव में कुछ न कुछ अच्छा तो बनाओगे ना? अपने घर का गेट अच्छे से लॉक करना, क्योंकि कोई भी घुस कर जा सकता है। सब उसकी बात से सहमत होते हैं और उस बच्चे और उसकी माँ को गलत बोलते हैं। उस बच्चे की माँ बोलती है, तुम मेरे बेटे को आखिर ऐसा कैसे बोल सकती हो? कमांडो उस लेडी के हस्बैंड को उनकी वाइफ को चुप कराने को बोलता है, तो वह अपनी वाइफ को चुप रहने को बोलता है। वह चुप होती है। उसी तरह वह फू जिंग चेंग को उनकी वाइफ को चुप कराने को बोलता है, जिससे याओ शिमिंग सोचती है, पहले जिंदगी में इसकी वाइफ नहीं थी, इस जिंदगी में तो फिर भी वह उससे प्यार नहीं करता, तो वह उसे सपोर्ट नहीं करेगा। पर फू जिंग चेंग बोलता है, मेरी वाइफ अपनी जगह पर सही है। जियांग युमान ये सुनकर हंस रही थी और याओ शिमिंग चिढ़ जाती है। जियांग युमान का बैक पेन हो रहा था, जो कि फू जिंग चेंग ने नोटिस कर लिया और वह उसे घर ले गया। फिर कमांडो
कमांडो भी वहाँ से चला जाता है। याओ शिमिंग का भाई अपनी वाइफ से बोलता है, तुम्हें बाहर आने की क्या जरूरत थी और हंस क्यों रही हो? पिताजी ने देख लिया तो पता है क्या होगा। वह अपने हस्बैंड से बोलती है, वैसे भी वह सिर्फ याओ शिमिंग से प्यार करते हैं, तुमसे नहीं करते। फिर वह लोग अपने घर जाते हैं। फिर वह लड़की सोच रही थी, इतनी जल्दी क्यों चले गए? गेट भी लॉक कर दिया, अंदर क्या हो रहा होगा। घर पर जाने के बाद सब सोने चले जाते हैं। फू जिंग चेंग सोया हुआ था। उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है जियांग युमान जागी हुई है। वह उससे पूछता है। वह कहती है बेबी की वजह से, जिससे फू जिंग चेंग बेबी से बोलता है कि वह माँ को डिस्टर्ब न करे और सो जाए। जियांग युमान बोलती है, सच में चुप हो गया। वह तुम्हारी सारी बातें मानता है। वह उसे थैंक यू हस्बैंड बोलकर सो जाती है। जियांग युमान बोलती है, मेरे पैर थोड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं। फू जिंग चेंग उसका पैर दबाता है। फिर फू जिंग चेंग थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है तो दूसरी साइड जाकर सो जाती है। बाथरूम में आकर फू जिंग चेंग को अपने और जियांग युमान के बारे में याद आ रहा होता है। वह मुंह धोकर वापस आता है और उसे देख रहा था। वह सो रही थी। सुबह उठकर जियांग युमान घूमने निकलती है। वह प्रेग्नेंट लड़की उससे पूछती है, तुम वही रिच गर्ल हो ना? जिससे जियांग युमान उसके बारे में पूछती है। वह लड़की बोलती है, मेरे हस्बैंड ने कल तुम्हें लाया था। जियांग युमान सोचती है, इसका मतलब यह याओ शिमेंग की सिस्टर इन लॉ है। वह जियांग युमान से बोलती है, वाइल्ड बोर को पकड़ने के लिए बनियान ट्री में एक मीटिंग रखी गई है। जियांग युमान सोचती है, बुक में इसके बारे में लिखा गया था। काफी लोग घायल हुए थे और काफी लोगों के हाथ पैर टूटे थे। ये काफी रिस्की था, मुझे जाना होगा। जियांग युमान उसी जगह पर आती है। जियांग युमान कहती है, ये खतरनाक है। फू जिंग चेंग बोलता है, हमारे पास गन है ना, और डरने की क्या बात है, हमें कुछ भी नहीं होगा। उसके फादर इन लॉ भी उसे असुरेंस देते हैं। कमांडो बोलता है, जो जितने वाइल्ड बोर लाएगा सारा मीट उसका। फिर वह कहते हैं, जो लोग भी जाना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन पर साइन अप कर लें। उस बच्चे वाली फैमिली वाइल्ड बोर का सुनकर डर जाती है और बोलती है, हम नहीं जाएंगे। फू जिंग और उनके पिताजी जाते हैं। उन्हें देखकर और भी लोग निकलते हैं। याओ शिमेंग की सिस्टर इन लॉ अपने हस्बैंड को बोलती है, तुम भी जाओ ना, गन शूटर्स तो है ना उनके पास। वह भी चला जाता है। याओ शिमेंग रोकने की कोशिश करती है पर वह चला जाता है। याओ शिमेंग बोलती है, जियांग युमान को हस्बैंड की जरा भी फिक्र नहीं। घर पर याओ शिमेंग की सिस्टर इन लॉ और उसका भाई होता है। वहाँ पर याओ शिमेंग आकर बोलती है, आप क्यों जा रहे हो भाई? क्या ये सिस्टर इन लॉ की वजह से हुआ है? इनको आपकी जान से ज्यादा मीट खाने की पड़ी है। मन न पड़ेगा सिस्टर इन लॉ को। उसी समय उसकी सिस्टर इन लॉ बोलती है, उस रिच लेडी ने बोला ना उसका हस्बैंड शार्प शूटर है और वह लोग जाएंगे तो भी अच्छे से घर लौट कर आएंगे। कम से कम हमें मीट तो खाने को मिलेगा। प्रेगनेंसी में कितनी बार मैंने खाया है, बताना। तुम्हारे लिए तुम्हारे पिताजी अच्छा अच्छा खाना लाते हैं और तुम खाती हो, और हमारा क्या? बोलो। जिससे याओ शिमिंग चिढ़कर बोलती है, मैं तो आप लोगों के अच्छे के लिए बोल रही थी। रास्ते में वह फू जिंग चेंग से मिलती है और उसे बोलती है, मैंने सुना तुम भी हंटिंग के लिए जा रहे हो, मत जाओ, वह जगह काफी खतरनाक है। जियांग युमान इन दोनों को देखकर बोलती है, क्या यह मेल लीड और फीमेल लीड का अट्रैक्शन लॉ है जो इन्हें करीब लाता है? जियांग युमान वहाँ जाकर फू जिंग चेंग का हाथ पकड़कर बोलती है, तुम क्यों मेरे हस्बैंड को मना कर रही हो? तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? याओ शिमिंग बोलती है, मैं तो इसकी सेफ्टी के लिए इसे बोल रही थी। तुम्हारी मीट खाने की क्रेविंग की वजह से ये जा रहा है खतरे में। फू जिंग चेंग बोलता है, मैं सिर्फ मीट के लिए नहीं बल्कि वाइल्ड बोर के लिए जा रहा हूँ, जो खेत में घुसकर हमारी फसल को खराब कर देते हैं और हमारी सारी मेहनत खराब हो जाती है, इसीलिए जा रहा हूँ। आप तो कमांडो की बेटी हैं, आपको तो ऐसे कामों में साथ देना चाहिए। आप तो हमें पीछे कर रही हैं। जिससे वह चिढ़ जाती है। वह वहाँ से चिढ़कर चली जाती है। जियांग युमान उसे बोलती है, तुमने उसे गुस्सा कर दिया, जाओ जाकर मनाओ। फू जिंग चेंग बोलता है, क्या तुम जेलस हो? जिससे वह कुछ नहीं बोलती और चली जाती है। रात को रूम में जियांग युमान फू जिंग चेंग को बोलती है, कल तुम हंटिंग के लिए जाओगे, अपना ख्याल रखना अच्छे से। फू जिंग चेंग हामी भरता है। सुबह वह लोग सब अपने हस्बैंड को विदा करते हैं। जियांग युमान भी फू जिंग चेंग को ख्याल रखने को बोलती है। सब इंतजार कर रहे होते हैं। शाम हो जाती है पर वह लोग नहीं आते। सब घबराकर देख रहे होते हैं। वह बच्चे की माँ आती है और बोलती है, आप लोगों को क्या लगा वह लौटेंगे वहाँ से? उस खतरनाक जगह पर अपने अपने हस्बैंड को भेज दिया। उस लेडी की माँ बोलती है, अच्छा हुआ कि मैंने अपने बेटे को नहीं भेजा, मेरा बेटा बच गया। वह लेडी बोलती है, यहाँ पर सब बेवकूफ हैं। जियांग युमान इन सबके सामने जाकर बोलती है, हमारी खुशी और पेट भरने के लिए वह लोग बाहर गए हैं, हमारे लिए वह इतना खतरनाक काम करने गए हैं। इस समय में हम सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए। पर यह ऐसा बोल रही है उन लोगों के बारे में, क्या यह सही है? फान हाइताओ बोलती है, मेरी सिस्टर इन लॉ कितना अच्छा बोलती है, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला? याओ शिमिंग बोलती है, ये तो सबको अपनी बातों में कर देती है। सारे गांव वाले जियांग युमान की बातों से सहमति देकर उस लेडी को बोलते हैं, तुम ऐसे कैसे उन लोगों के बारे में बोल सकती हो? वह लेडी चुप हो जाती है। फिर कुछ देर बाद सभी लोग लौटते हैं जो हंटिंग पर गए थे। याओ शिमिंग की सिस्टर इन लॉ बोलती है, अच्छा हुआ वह लोग आ गए। याओ शिमिंग बोलती है, काफी लोग घायल हुए होंगे और आपको अभी भी मीट की परी है। फिर उसकी सिस्टर इन लॉ बोलती है, तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? फिर याओ शिमिंग सोचती है, इस बार भी बहुत लोग घायल हुए होंगे। फू जिंग चेंग को भी चोट लगी होगी और वह जियांग युमान से नफरत करेगा। एक लेडी बोलती है, ये लोग तो बहुत सारा मीट लेकर आए हैं,
सब लोग उनकी तरफ देख रहे थे। सब काफी खुश होते हैं। वह लेडी अपनी मदर इन लॉ से बोलती है, अगर आपने मेरे हस्बैंड को मना नहीं किया होता तो वह भी जाता। जिससे उनकी मदर इन लॉ बोलती है, तुमने तो मेरे बेटे की सेफ्टी के लिए उसे रोका और मुझे अभी ब्लेम कर रही हो। उसका हस्बैंड उसे अपनी माँ से माफी मांगने को बोलता है, जिससे वह चिढ़ जाती है। याओ शिमिंग का भाई फू जिंग चेंग की बहुत तारीफ करता है। वह कहता है, ये काफी अच्छा शूटर है, इसने बहुत सारे वाइल्ड बोर को मार गिराया, इसकी वजह से हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। बाकी सब भी उसी की तारीफ करते हैं। याओ शिमिंग सोचती है, सच में ये काफी स्ट्रांग और ब्रेव है। फिर घर जाते वक्त देखते हैं याओ शिमिंग की फैमिली उस मीट के लिए लड़ रही थी। याओ शिमिंग की सिस्टर इन लॉ बोलती है, मेरे हस्बैंड ने ये लाया है। फिर उसका हस्बैंड बोलता है, अगर बांटना ही है तो अच्छे से कीजिए। फिर वह लोग बाहर लड़ाई न करके अंदर चलने को बोलते हैं। याओ शिमिंग ये देखकर सोचती है, जियांग युमान की वजह से मेरे घर में लड़ाई हुई, इसका हिसाब उसे चुकाना पड़ेगा। जियांग युमान और फू जिंग चेंग घर जाते वक्त अपनी अपनी बातें करते हैं, जिससे फान हाइताओ उन्हें चिढ़ाती है। घर पर जियांग युमान के पैरों में दर्द हो रहा था, इसीलिए फू जिंग चेंग गर्म पानी से धोता है। वह जियांग युमान को बोलता है, तुम्हारा पैर प्रेगनेंसी की वजह से ऐसा हुआ है। जिससे जियांग युमान बोलती है, क्या मेरा चेहरा भी ऐसा हो जाएगा और मैं सुंदर नहीं लगूंगी? फू जिंग चेंग यह सुनकर बोलता है, तुम तो दिन पर दिन प्रिटी होती जाओगी। वह शर्मा जाती है। फू जिंग चेंग उसके पास आकर उसे किस करने ही वाला होता है कि बाहर से किसी की आवाज आती है और वह नहीं कर पाता। अगले दिन सुबह को जियांग युमान खाना लेकर फील्ड में जाती है। उसे वहाँ पर याओ शिमेंग की सिस्टर इन लॉ दिखती है। वह वहाँ पर कपड़े धो रही थी। वह जियांग युमान से पूछती है, तुम अपनी फैमिली के लिए खाना लेकर आई हो? जिससे जियांग युमान हामी भरती है। जियांग युमान सोचती है, बुक में लिखा था याओ शिमेंग को ही फैमिली में सब पसंद करते हैं, हर बार उसकी जिद पूरी करते हैं और उसके भाई और सिस्टर इन लॉ को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है, पर ये दिल की अच्छी है। फिर वह जा ही रही थी। दूर से याओ शिमेंग उसे देखती है और शॉट करती है एक पत्थर से, जिससे जियांग युमान अनबैलेंस होकर गिर जाती है। याओ शिमेंग ये देखकर डर जाती है। उसकी सिस्टर इन लॉ हेल्प के लिए बुलाती है। खेतों में फान हाइताओ बोल रही थी, अब खाना आएगा और वह टेस्टी खाना खाएगी। उसकी माँ उसे सब्र रखने को बोलती है और हंसती है। वहाँ पर कोई आकर फू जिंग चेंग को न्यूज देता है कि उसकी वाइफ पानी में डूब गई है। सारे लोग काम छोड़कर दौड़ते हैं। वह लेडी जो उनके घर के सामने रहती है, वह कहती है, ये उनका फल है, हमसे लड़ रही थी, अब देखो क्या हुआ। वह जाकर देखता है तो जियांग युमान बेहोश पड़ी हुई थी। वह उसके पास जाता है तो जियांग युमान को होश आता है। फू जिंग चेंग पूछता है, ये सब कैसे हुआ? एक लेडी बोलती है, तुम्हारी वाइफ पानी में गिर गई थी तो याओ शिमिंग ने उसे बचाया। वह उसे थैंक यू बोलता है और जियांग युमान को सॉरी बोलता है। वह कहता है, उसकी गलती की वजह से ऐसा हुआ। जियांग युमान को गले लगाता है और अपनी शर्ट से ढकता है। जियांग युमान कहती है, ऐसे पकड़ो मत, जिससे वह सांस लेती है और बोलती है, वॉमिटिंग हो रही है। जियांग युमान याद करती है कैसे वह पानी में गिर गई थी। तो याओ शिमिंग सोचती है, ये पानी बहुत गहरा है, पर अभी मैं बचाने के लिए नहीं गई तो लोग मुझे ही मर्डर समझेंगे, और वह पानी में जाकर बचा लेती है। फिर फू जिंग चेंग जियांग युमान को क्लिनिक लेकर जाते हैं। उसकी तबीयत थोड़ी ठीक होती है। उनकी मदर इन लॉ उसके लिए जिंजर सूप लाती है और उसे पीने को बोलती है। फू जिंग चेंग उसे सूप पिलाता है। वह जियांग युमान से बोलता है, आगे से तुम देखकर आना जाना करना, तुम अपना और बेबी दोनों का ख्याल रखना। जियांग युमान बोलती है, और क्या होता अगर मैं बोलती कि यह किसी ने जानबूझकर किया है? फू जिंग चेंग पूछता है, कौन है वह? जिससे जियांग युमान बोलती है, मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर किसी ने पत्थर फेंका था जो मुझे लगा और मैं गिर गई। वह फू जिंग चेंग को चोट के निशान दिखाती है। उस समय पर तो याओ शिमिंग थी, मुझे लगता है उसने ऐसा किया होगा, पर वह बाद में मुझे बचाने आई। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। फू जिंग चेंग बोलता है, रुको, मैं अभी उसे सबक सिखा कर आता हूँ। जियांग युमान उसे रोककर बोलती है, अभी तो वह पत्थर भी चला गया होगा, हमारे पास कुछ भी एविडेंस नहीं है, मैं अपना हिसाब खुद चुकाऊंगी। फिर वह घर चले जाते हैं। रात को याओ शिमिंग की फैमिली डिनर कर रही होती है। उसकी माँ दूसरी लेडी से बोलती है, मेरी बेटी ने उस लड़की को बचाया, पर देखो उनमें से किसी ने भी शुक्रिया नहीं किया। कैसे लोग हैं, पर अब कर ही क्या सकते हैं। वह लेडी याओ शिमिंग से पूछती है, वैसे भी तुम्हारे ग्रेड अच्छे नहीं हैं, तुम खेत में काम नहीं करोगी, कब तक घर में बैठी रहोगी? याओ शिमिंग कहती है, मैं स्कूल में टीचर के अब से एग्जाम दूंगी, फिर उसमें क्वालिफाई करूंगी। ये बोलकर उसकी तैयारी करती है। वह सोचती है, पिछली जिंदगी के हिसाब से तो यह मुझे जरूर मिल जाएगा। बाहर बैठे हुए थे और फू जिंग चेंग उसकी देखभाल कर रहा था। याओ शिमिंग की माँ वहाँ से उसके साथ जा रही थी। वह कहती है, कम से कम थैंक यू भी ठीक से नहीं कहा, आखिर मेरी बेटी ने जान बचाई थी, कुछ कहना बनता है। जिससे वह लेडी भी बोलती है, ये लोग तो ऐसे ही हैं। जियांग युमान बोलती है, आखिर तुमने मुझे बचाया है, मुझे वहाँ पर स्लाइड शॉट से किसी ने पत्थर मारा था, ऐसा लगा मुझे लगा कि वह तुम थी। जिससे याओ शिमिंग सोचती है, कहीं इसे कुछ पता तो नहीं चल गया, ये ऐसे बात कर रही है। उसकी माँ ये सुनकर बोलती है, स्लाइड शॉट्स
वो तो यहाँ पर काफी बच्चे खेलते रहते हैं, सबको पसंद है। मेरी याओ शिमेंग को भी पसंद है, काफी अच्छा निशाना लगाती है। इससे फूजिंग चेंग उसके पास जाने ही वाला होता है कि जियांग युमान उसे रोक लेती है। याओ शिमेंग, मुझे कुछ काम है, बोलकर घर चली जाती है। फिर डिनर टेबल पर जियांग युमान बोलती है कि वह टीचर के एग्जाम के लिए तैयारी करेगी। वैसे भी वह घर में रहकर बोर हो जाती है। फान हाइताओ बोलती है, आप इस समय पर यह करने की सोच रही हैं। उसकी माँ उसे चुप करती है और बोलती है, तुम्हें जो पसंद हो वह करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगले दिन फूजिंग चेंग जाकर कमांडो से छुट्टी मांगता है, क्योंकि उसे अपनी वाइफ के लिए बुक खरीदने के लिए जाना था। ये सुनकर वह लेडी बोलती है, इस समय में टीचर की एग्जाम के लिए तैयारी, लोग कुछ भी सोचते हैं। जियांग युमान यह सुनकर उन्हें बोलती है, मुझे जो भी करना है, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करेगी, किसी दूसरे की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। वह लेडी चुप हो जाती है। वह कमांडो फूजिंग चेंग को छुट्टी की अप्रूवल दे देता है। याओ शिमेंग सोचती है, टीचिंग एग्जाम के लिए ये अब मुझसे कॉम्पीट करेगी। अच्छा, रिवेंज प्लान है। रात को जियांग युमान सो रही थी। फू जिंग चेंग उसे ही देख रहा था और वह उसे किस करता है। वह जियांग युमान से बोलता है, जब हम क्लिनिक गए थे तो मैंने डॉक्टर से इस बारे में पूछा था। जियांग युमान बोलती है, ये काफी शातिर है। सुबह वह सोचती है, क्या इस फू जिंग चेंग में सेल्फ कंट्रोल जैसी कोई चीज नहीं है। मेरा फुल बॉडी पेन हो रहा है। अच्छा हुआ स्पेस में मैंने अच्छा सूप रखा है। उसी वक्त फू जिंग चेंग आता है और बोलता है, तुम्हारे लिए मैंने पॉरेज बनाया है। फिर वह जियांग युमान को खिलाता है। वह लोग बाहर जाते हैं। फू जिंग चेंग अपने पिताजी से बोलता है, मैं बुक खरीदने के लिए बाहर जा रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए, जिससे उसके पिताजी मना करते हैं। उसकी बहन आकर बोलती है, एक चूहे मारने की दवाई लाना, जिससे जियांग युमान डर जाती है और बोलती है, क्या यहाँ पर चूहे हैं। फान हाइताओ बोलती है, हाँ, रात भर आवाज करते रहे और मुझे सोने भी नहीं दिया। ये सुनकर जियांग युमान बाहर चली जाती है और उसके माँ पिताजी हंसने लगते हैं, पर फान हाइताओ कुछ समझ नहीं पाती। बाहर आकर जियांग युमान फू जिंग चेंग से बोलती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। वह क्या सोचेंगे, अब से तुमने अगर ऐसा किया ना तो तुम फ्लोर पर रात को सोओगे। वह कहता है, कम से कम तुम्हारे साथ, जिससे जियांग युमान उसे चुप रहने को बोलती है। वह लोग बुक देखते हैं। वह बेड देखती है तो फूजिंग चेंग बोलता है, तुम्हें नया बेड चाहिए क्या, जिससे वह उसे चुप रहने को बोलती है। जियांग युमान इंपॉर्टेंट किताबें फूजिंग चेंग को खरीदने को बोलती है। वहाँ पर वह लोग एक साइकिल देखते हैं। इस इंसान से पूछते हैं तो वह 100 युआन बोलता है। वह कहता है, इसे रिपेयर कर देंगे तो अच्छे से चलेगा। वह 70 युआन बोलती है। वह आदमी बोलता है, मैडम ये 90 युआन से कम नहीं होगा, जिससे जियांग युमान बोलती है, वैसे भी रिपेयर तो करवाएंगे, इसीलिए मैं लास्ट 80 युआन बोल रही हूँ, ये लास्ट प्राइस है। जिससे वह आदमी भी मान जाता है। फिर उसे रिपेयर करवाते हैं। जियांग युमान फू जिंग चेंग से बोलती है, ये लोग सभी चीजों का हाई प्राइस चार्ज करेंगे, हमें अपने हिसाब से बार्गेनिंग करनी होगी। आगे जाकर हमारा बेबी होगा, उसके भी खर्चे होंगे, नए सामान की जरूरत पड़ेगी, तो पहले से ही सेव करना पड़ेगा। तुम्हें मेरी बार्गेनिंग स्किल कैसी लगी। फू जिंग चेंग बोलता है, काफी अच्छी है। वह कहता है, मैं आगे चलकर और भी मेहनत करूंगा, जिससे तुम्हें और बेबी को प्रॉब्लम ना हो। जियांग युमान बोलती है, मुझे तुम पर ट्रस्ट है। वह लोग वहाँ से जाते हैं। साइकिल पर फू जिंग चेंग ने जियांग युमान को बिठाया हुआ होता है। ये देखकर याओ शिमेंग को उसकी फ्रेंड बोलती है, देखो इन्होंने नई साइकिल ले ली। याओ शिमेंग सोचती है, पिछली जिंदगी में तो इनके पास इतने पैसे नहीं थे, अब कहाँ से आए। फिर वह लोग चले जाते हैं। घर आने पर उनके माँ पिताजी पूछते हैं, साइकिल के बारे में तो जियांग युमान बोलती है, ये स्टोर पर थी तो हमने इसे खरीद लिया। उसके फादर इन लॉ ने बोला, ठीक किया, अभी हमें आने जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब उनके घर के सामने वह लेडी देख रही थी और अपनी मदर इन लॉ को बोलती है, आखिर इनके पास इतने पैसे कहाँ से आए जो इन्होंने नई साइकिल ली, हमें क्या, पर इनकी खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। ये बोलकर वह लोग अंदर चले जाते हैं। घर पर जियांग युमान मन लगाकर पढ़ रही थी। फान हाइताओ बोलती है, पहले इसे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, अब पढ़ाई कर रही है। फिर वह लोग उसे डिस्टर्ब नहीं करते। जियांग युमान अच्छे से नोट्स बनाकर खूब मेहनत करती है। याओ शिमेंग भी हर चीज को याद करने की कोशिश करके मेहनत करती है। फिर रजिस्टर का दिन आता है। याओ शिमेंग को उसकी फ्रेंड रजिस्टर करने को बोलती है। वह लोग चलते हैं। वहाँ पर जियांग युमान को न देखकर उसकी फ्रेंड बोलती है, जियांग युमान तो यहाँ पर नहीं है। याओ शिमेंग बोलती है, वो तो बस उसने ऐसे ही कह दिया था, वह यहाँ पर नहीं आ सकती, ये पोजीशन के लायक मैं हूँ। वहाँ पर जियांग युमान फू जिंग चेंग के साथ आती है और रजिस्टर करवाती है। वहाँ पर वह ऑफिसर उससे बोलता है, इस हालत में कर पाएंगी, जिससे वह कहती है, मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं कर सकती हूँ। फिर वह लोग अंदर जाते हैं। जब याओ शिमेंग साइन कर रही थी, उसे वही आदमी दिखता है। याओ शिमेंग पहचान जाती है, ये पिछली जिंदगी में उसका हस्बैंड था। ये उसे बाद में सिटी ले गया था, पर सारा काम इससे करवाता था। कभी इसकी रिस्पेक्ट नहीं की और बाहर इस पर चीट कर रहा था। बाद में उस रिच हेयरिस ने इसे डंप कर दिया। इस जिंदगी में मैं इसके साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकती, मुझे इससे दूर रहना पड़ेगा, मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी। वह टीचर भी लगातार उसे देखे जा रहा था, पर कुछ बोला नहीं। फिर वह भी चली जाती है। वहाँ पर जाने के बाद जियांग युमान बोलती है, मुझे वॉशरूम जाना है, तो फू जिंग चेंग उसका बाहर वेट करता है। वहाँ पर याओ शिमेंग आकर बोलती है,
फू जिंगचेंग, क्या तुम मुझसे किसी बात को लेकर नाराज हो? आखिर मैंने तो तुम्हारी वाइफ की हेल्प की थी ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फू जिंगचेंग उसे देखकर सोचता है, मुझे सब पता है, तुमने ही मेरी वाइफ को नदी में धक्का दिया था। वह कुछ नहीं बोलता है। वह फू जिंगचेंग से बोलती है, तुम अपनी वाइफ को यहाँ पर क्यों लाए हो? उसे घर पर रहकर रेस्ट करना चाहिए। जियांग युमान उस एग्जाम में पास नहीं होगी। याओ शिमिंग सोचती है, जियांग युमान ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और मैंने पिछली जिंदगी से भी ज्यादा इसके लिए प्रिपरेशन किया है। ये पोजीशन तो मुझे ही मिलेगी। जिससे फू जिंगचेंग बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? वह पास नहीं हो पाएगी? अगर वह पास नहीं हुई तब भी हमारी पूरी फैमिली उसे सपोर्ट करेगी। वहाँ पर जियांग युमान आकर बोलती है, मैं पास करूंगी या नहीं? तुम्हें मेरी बड़ी चिंता हो रही है जो मेरे हस्बैंड से बोल रही हो। तुम्हें कैसे पता कि मैं पास नहीं होंगी? मैंने अच्छे से तैयारी की है। याओ शिमिंग वहाँ से चली जाती है। फू जिंगचेंग जियांग युमान को शांत करके बोलता है, तुम्हें अपना ध्यान एग्जाम पर लगाना है। वह शांत होती है और अंदर जाती है। एग्जाम पेपर देखकर वह खुश होती है और बोलती है, ये तो मैंने रिवीजन किया था। सारे पार्टिसिपेंट्स लिखने लगते हैं। फिर समय हो जाता है। सब अपनी कॉपी सबमिट करते हैं। जियांग युमान अपनी रीचेक करके देती है। फिर वह लोग एक जगह जाते हैं। वहां से एक कार्ड चूज करने को बोलते हैं। जिसका जितना नंबर आएगा वह उसी नंबर पर इंटरव्यू देने जाएगा। याओ शिमिंग का दूसरा नंबर आता है और जियांग युमान का लास्ट आता है। फिर उनकी एक फ्रेंड का पहला आता है। वह जाकर इंटरव्यू देती है पर जजेस को कुछ खास पसंद नहीं आता। फिर दूसरे नंबर पर याओ शिमिंग जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है और इंटरव्यू देती है। वह टीचर जो पिछली जिंदगी में उसका हस्बैंड था वह भी उसे देख रहा था। जजेस को पसंद आता है। धीरे धीरे सभी इंटरव्यू देते हैं। लास्ट में जियांग युमान की बारी आती है। वह खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है और इंटरव्यू देती है। जजेस उससे उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पूछते हैं। वह कहती है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे यकीन है कि मैं ये सब मैनेज करती हूँ। जजेस उससे काफी खुश होते हैं और बोलते हैं 2 दिनों के बाद रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। वह वहां से चली जाती है। फिर जब वह एग्जाम सेंटर से बाहर आती है, फू जिंगचेंग उसका वेट कर रहा था। जियांग युमान कहती है, मेरा हैंडसम हस्बैंड मेरा इंतजार कर रहा है। फू जिंगचेंग उसे अंडा देता है खाने को। जियांग युमान उससे बोलती है, मेरा एग्जाम कैसा गया तुम नहीं पूछोगे? फू जिंगचेंग उससे कहता है, मैं तुम्हें प्रेशर फील नहीं करवाना चाहता। अगर पास नहीं भी होगी तब भी मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। जियांग युमान ये सुनकर कहती है, ऐसा मत बोलो। फू जिंगचेंग कहता है, ठीक है ऐसा नहीं बोलूंगा। बाहर जब आती है उसकी माँ बोलती है, मुझे पता था तुम्हारा एग्जाम अच्छा गया, वह पोजीशन तुम्हें ही मिलेगी। फान हाइताओ यह देख रही थी। वह लेडी भी आकर बोलती है, अब तो तुम्हें टीचर की पोस्ट मिलेगी, नई जॉब करोगी। ये बोलकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। फान हाइताओ सोच रही थी, जियांग युमान अब तक क्यों नहीं आई? कहाँ रह गए आखिर में? खाने की टेबल पर वह जियांग युमान को ही देख रही थी। उसे ऐसा करता हुआ देखकर जियांग युमान बोलती है, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? जिससे फान हाइताओ उसके एग्जाम के बारे में पूछती है। जियांग युमान बोलती है, इससे मेरे एग्जाम की फिक्र है। वह कहती है, अच्छा गया। फान हाइताओ बोलती है, अभी रिजल्ट भी नहीं आया और बाहर सब याओ शिमिंग को टीचर की पोजीशन के लिए सिलेक्ट हुई है बोलकर कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। जियांग युमान ये सुनकर बोलती है, अच्छा है, बोलने दो सबको। थोड़ी देर बाद कमरे से जियांग युमान और फू जिंगचेंग बाहर निकलते हैं। उनके माँ पिताजी पूछते हैं एग्जाम के बारे में। फू जिंगचेंग बोलता है, रिजल्ट जल्द ही आ जाएगा। बाद में कोई बोलता है, रिजल्ट लेकर एक आदमी आया है। सब लोग बाहर आकर याओ शिमिंग की तारीफ कर रहे थे। वहाँ पर एक आदमी रिपोर्ट कार्ड लेकर बोलता है, ये बड़ी यूनिवर्सिटी के अंडर चेक किया गया है तो कुछ भी गलत नहीं है। सब बोल रहे थे याओ शिमिंग ही पहली पोजीशन पर होगी, पर वह आदमी बोलता है, जियांग किसका सरनेम है? सब कंफ्यूज हो जाते हैं। याओ शिमिंग की माँ बोलती है, सरनेम याओ होगा, आप ठीक से चेक कर लीजिए। वह जो पहली आई है उनका नाम है जियांग युमान। सब लोग चौंक जाते हैं और बोलते हैं, ये कैसे हो सकता है? फू जिंगचेंग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उनकी फैमिली काफी खुश होती है। घर पर जब वह लोग खाना खा रहे होते हैं, फान हाइताओ आकर बोलती है, जियांग युमान तुम सच में कमाल की हो। जिससे जियांग युमान उसे थैंक यू बोलती है। फिर वह रेस्ट करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। बेड पर लेटी हुई थी और काफी खुश होती है और वह कहती है, सॉरी बेबी, मैं तुम्हें भूल ही गई थी। फू जिंगचेंग उसी समय उसके पास आकर उसे किस करता है। दूसरी तरफ याओ शिमिंग गेट बंद करके कमरे में थी। उसकी माँ बोलती है, ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ खेत में काम कर लेना, कुछ नहीं होगा। याओ शिमिंग अपनी माँ को जाने के लिए बोलती है। उसकी माँ बोलती है, मेरी बेटी ने तो अच्छे से प्रिपरेशन किया था, वह सिटी की लड़की ने आखिर क्या किया होगा जो उसे यह जॉब मिली। फिर वह चली जाती है। याओ शिमिंग यह सुनकर सोचती है, जियांग युमान मुझसे कभी आगे नहीं रह सकती। फिर याओ शिमिंग जाकर जियांग युमान के खिलाफ एक रिपोर्ट डालती है। आ ही रही थी कि वह अपनी सिस्टर इन लॉ से टकरा गई। उसकी सिस्टर इन लॉ बोलती है, तुम हमेशा मुझसे ही क्यों टकराती हो? वह पेपर गिर जाता है। याओ शिमिंग बोलती है, आप देखकर चलिए ना। उसकी सिस्टर इन लॉ वही पेपर उठाने वाली थी कि हरबरी में याओ शिमिंग
शिमेंग वह उठा लेती है, जिससे उसकी सिस्टर इन लॉ को धक्का लग जाता है और उनकी ब्लीडिंग होने लगती है। क्लिनिक में ले जाया जाता है उन्हें। फिर उसका हस्बैंड आता है और अंदर जाकर अपनी वाइफ को देखता है। वह बाहर आकर याओ शिमेंग पर बहुत गुस्सा करते हैं, पर बाकी लोग उसे शांत करवाते हैं। याओ शिमेंग बोलती है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से टकरा गई। उसकी माँ उसे याओ शिमेंग को माफ करने को बोलती है। जियांग युमान ये देखकर सोचती है, बुक में तो लिखा था कि याओ शिमेंग की सिस्टर इन लॉ की डिलीवरी 2 हफ्ते बाद होगी, ये इतनी जल्दी कैसे हुआ? नर्स आकर याओ शिमेंग के भाई को उसका बच्चा देती है। याओ शिमेंग सोचती है, ये सब कुछ जियांग युमान की वजह से हुआ। रात को फू जिंगचेंग पूछता है, तुम्हें क्या लगता है हमारा बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा? जियांग युमान पूछती है, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? जिससे वह कहता है, कुछ भी हो, हाँ, भविष्य में और बेबी का प्लान नहीं करेंगे। आज मैंने याओ शिमेंग की सिस्टर इन लॉ की ब्लीडिंग देखी, वह किस तरह दर्द में थी। जियांग युमान हंस देती है। सुबह टीचर आकर फू फैमिली से पूछते हैं और बोलते हैं, इस पोजीशन के लिए अच्छी पोजीशन का होना भी जरूरी है, इसीलिए यह पोजीशन जियांग युमान को नहीं मिलेगी। याओ शिमेंग की माँ पूछती है, फिर किसे देंगे? वह टीचर बोलते हैं, दूसरी पोजीशन में जो थी याओ शिमेंग। उन्हें सब लोग खुश हो जाते हैं। याओ शिमेंग की माँ बोलती है, मुझे पता था ये पोजीशन तुम्हें ही मिलेगी। जियांग युमान बोलती है, मेरी फैमिली में भी शहीद है। वह लेडी हंसती है और जियांग युमान को झूठ बोलने के लिए मना करती है, जिससे वह घर जाती है और माँ का सर्टिफिकेट लाकर बोलती है वह टेक्सटाइल कंपनी में काम कर रही थी और आग के हादसे में उनकी डेथ हुई, जिससे उन्हें यह सर्टिफिकेट दिया गया। वह टीचर बोलता है, उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया, ये अच्छा है, अब यह पोजीशन आपको ही मिलेगी। याओ शिमेंग की माँ बोलती है, आपने अभी तो बोला था कि यह पोजीशन मेरी बेटी को मिलेगी, फिर ऐसे कैसे उसे दे सकते हैं? वह टीचर बोलता है, उन्होंने एविडेंस लाकर दिखाया हमें, ये इस पोजीशन के काबिल हैं। याओ शिमेंग के पिछली जिंदगी का एक्स हस्बैंड उसे कॉन्ग्रेचुलेट करके खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। वह लेडी सोचती है, आखिर इसे यह पोजीशन कैसे मिली, और मुंह बनाने लगती है। याओ शिमेंग ये देखकर सोचती है, ये जियांग युमान की इतनी तारीफ क्यों कर रहा है? जियांग युमान सोचती है, ये तो याओ शिमेंग का एक्स हस्बैंड है। उसी समय याओ शिमेंग की माँ टीचर से जिद करती है, जिससे उसका हस्बैंड उसे मना करता है। फिर लोग बोलते हैं, आखिर रिपोर्ट किसने किया होगा? उसी वक्त याओ शिमेंग का भाई आकर बोलता है, रिपोर्ट याओ शिमेंग ने किया था। उसकी माँ उसे चुप रहने को बोलती है, पर वह कहता है, इस रिपोर्ट की वजह से वह मेरी वाइफ से टकराई, अगर उसे और मेरे बेबी को कुछ हो जाता तो। उसे रिपोर्ट लेकर फू जिंगचेंग टीचर को दिखाता है और पूछता है, क्या वह हैंडराइटिंग ऐसी ही थी? टीचर हामी भरते हैं। सारे विलेजर उसे बोलते हैं, हमने नहीं सोचा था तुम ऐसा कुछ भी करोगी, और उसे भला बुरा सुनाते हैं। याओ शिमेंग घर आकर गुस्से में सामान फेंकने लगती है। याओ शिमेंग याद करती है उसका एक्स हस्बैंड कैसे जियांग युमान को देख रहा था। फिर याओ शिमेंग बोलती है, मुझे पता चल गया जियांग युमान को कैसे बर्बाद करना है। फिर वह जियांग युमान के पास जाकर बोलती है, मैंने तुम्हारा रिपोर्ट किया था, इसीलिए तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। बाद में वह चली जाती है। जब जियांग युमान उस स्लाइड शॉट को छूती है तो वह बेहोश हो जाती है। याओ शिमेंग बोलती है, इसमें ड्रग मिलाया था मैंने, आखिर बेहोश हो ही गई तुम। फिर वहां पर याओ शिमेंग का एक्स हस्बैंड कुछ काम से आता है। ट्रिक करके याओ शिमेंग ने ही उसे बुलाया था। अंदर जब वह जाता है वह भी बेहोश हो जाता है। याओ शिमेंग उन दोनों को अंदर ले जाती है। जियांग युमान उस वक्त आंखें खोलकर बोलती है, स्पिरिचुअल एनर्जी है मेरे पास, ऐसे कैसे तुम मुझे बेहोश कर सकती हो? वह उन दोनों को बेड पर लिटाकर चली जाती है। कुछ देर बाद सभी लोग वहां पर आते हैं। वह लेडी बोलती है, जियांग युमान कैसी लड़की है, खुद का एक हस्बैंड है और प्रेग्नेंट होकर भी ऐसा काम किया है, हमें तो शर्म आ रही है। फू जिंगचेंग कुछ नहीं बोलता। वह लेडी कुछ नोटिस करती है, फिर बोलती है, टीचर के साथ जो है वह याओ शिमेंग है। फिर वह लोग देखते हैं कि वह याओ शिमेंग है और उसे वहां से उठाते हैं। जियांग युमान पीछे से आकर हंसती है और बोलती है, ये सब क्या हुआ? याओ शिमेंग उठकर बोलती है, मैं यहाँ पर कैसे? ये सब जियांग युमान ने किया है। जियांग युमान बोलती है, तुम मेरे कमरे में आकर मेरे ही बेड पर हो और मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। वह टीचर बोलता है, जियांग युमान ने मुझे बुलाया था, ये सब इसकी गलती है, इसकी वजह से हुआ। फू जिंगचेंग उस टीचर को उस लेटर की हैंडराइटिंग को अच्छे से देखने के लिए बोलता है। वह टीचर जब देखता है तो वह कहता है, उस रिपोर्ट और इस लेटर की हैंडराइटिंग मैच हो रही है, इसका मतलब ये सब याओ शिमेंग ने किया था। याओ शिमेंग के माँ पिताजी उस टीचर को याओ शिमेंग की जिम्मेदारी लेने को बोलते हैं, जिससे याओ शिमेंग मना करती है। याओ शिमेंग अपनी माँ से बोलती है कि उसे यह शादी नहीं करनी। उसके पिताजी उसे थप्पड़ मारकर बोलते हैं, इतना सब होने के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आई? वह सोचती है, आखिर रिबॉर्न होने के बाद भी मुझे जो लिंगयुन के साथ क्यों रहना पड़ रहा है। फिर सब लोग उनके घर से चले जाते हैं। फू जिंगचेंग की माँ बोलती है, ये याओ फैमिली के लोग ऐसा घटिया काम कर सकते हैं, ऐसा सोचा नहीं था। फान हाइताओ बोलती है, ये सब जियांग युमान के खिलाफ प्लॉट कर रहे थे, अच्छा हुआ उनके जाल में वह खुद ही फंस गए। फू जिंगचेंग बोलता है, अब याओ शिमेंग की शादी हो जाएगी, अब वह लोग हमारी जिंदगी में कभी नहीं लौटेंगे, मैं आगे से हर बात का ध्यान रखूंगा। जियांग युमान उससे बोलती है, उन्हें उनके कर्मा ने हिट बैक किया, अब सब कुछ ठीक है।
फिर जियांग युमान टीचर की पोजीशन में रहकर पढ़ाने लगी। बाद में उनकी एक क्यूट सी बेटी हुई। हॉस्पिटल में उसे देखकर फू जिंग चेंग बोलता है, मेरी बेटी को गांव में अच्छी लाइफ नहीं दे पाया, इसीलिए मुझे रिग्रेट रहेगा। जियांग युमान उसे बोलती है, ऐसी बातें मत सोचो, उसके पास मैं हूँ, तुम हो, उसके दादा दादी और आंटी हैं उसकी देखभाल करने के लिए। सब मिलकर उसे बहुत सारा प्यार करेंगे। ये सब फू जिंग चेंग के माँ, पिताजी और फान हाइताओ भी सुन रहे थे। फिर वह लोग आते हैं और बेबी को देखते हैं। जियांग युमान अपनी टीचर की जॉब पूरी करती है। घर पर सब बेबी का अच्छे से ख्याल रखते हैं। सब लोग काफी खुश थे। धीरे धीरे उनकी बेटी बड़ी हो रही थी। फान हाइताओ फिर एक खबर लाती है, अब वह लोग फिर से बीजिंग लौट सकते हैं, प्लेन भी जल्दी आएगी। फिर फू जिंग चेंग वह लेटर पढ़ता है और खुश होता है। कार से उतरकर वह अपने नए घर में आते हैं। फान हाइताओ बोलती है, आखिर हम लौट आए। फू जिंग चेंग जियांग युमान को देखकर आगे बढ़ने को बोलता है। खुशी खुशी सब अपने नए घर की तरफ जाते हैं और इसी तरह इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।